जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा मैसूर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस समय पढ़ाई भी जारी रखे होंगे और एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पढ़ना अलग चीज़ है और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है। हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पहल ये होनी चाहिए कि हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। बाकी पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं। स्मार्ट तरीके से कहने का मतलब ये कि पहले हमको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये नहीं कि हम कोई किताब उठाए, ये मोटी सी किताब उठा, उसको लगाना चालू कर दिए, 1 साल तक वही लगाए पड़े हैं और मन भी नहीं लगता है इतनी मोटी किताब को देखकर। हमको कोशिश करना है कि प्रीवियस ईयर लगाना है। प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिस आधार पर पूछे गए हैं, जैसा उनका बेस है वैसे ही प्रश्न हमको लगाने हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 95% प्रश्न वैसे ही बनते हैं। 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा डाले जाते हैं, 1-2 प्रश्न सभी एग्जामों में ऐसा डाले जाते हैं जो कि कर पाना मुश्किल है। जो करता भी है समझ लीजिए कि वो एक उसका लक बाई चांस है, सही हो गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। हमने आपको इंग्लिश कैसे तैयार करनी है, जीएस कैसे पढ़ना है, उसका तरीका मैंने बताया। इंग्लिश तैयार करने का बेस्ट तरीका जो है, अभी आप लोग एक काम करिए कि क्या आप लोग जो आप रूल याद करने के प्रयास करते हैं, रूल याद करेंगे फिर भूलेंगे, याद करेंगे फिर भूलेंगे। मैं ये कहूँगा कि आप लोग एक बार रूल पढ़िए। पढ़ने के पश्चात जैसे आप मैथ का फॉर्मूला भी याद करते हैं, मैथ का फॉर्मूला अगर याद करिए तो भूल जाएंगे। यदि एक बार फॉर्मूले के उसी फॉर्मूले पर 8-10 क्वेश्चन लगा लीजिए, यकीन मानिए आप उस फॉर्मूले को नहीं भूलेंगे कभी। वैसे ही जो रूल आप याद कर रहे हैं, जैसे कोई एक्सेप्शन भी होता है, ज़्यादातर एक्सेप्शन पे ध्यान दिया करिए। जो भी एक्सेप्शन है, जो भी है, उसे आप लोग क्वेश्चन पे रखने का प्रयास करिए, क्वेश्चन पे लगाने का प्रयास करिए। यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कोशिश करिए कि पर डे अब जो 5-5 मैंने किया वो तो ठीक, वो कैब याद करने के लिए। फिर उसके बाद में क्लोज टेस्ट बताया, उसके बाद में मैं पैराग्राफ बताया, फिर PQRS जो है आप पर डे 10 क्वेश्चन से सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। क्योंकि PQRS जो है वो उसका कोई नियम कानून नहीं है, वो केवल प्रैक्टिस पर ही आता है। यदि आपका प्रैक्टिस है तो आपको आएगा, प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। और उसके बाद बात आती है क्या आपकी नरेशन और एक्टिव पैसिव की, उसके नियम हैं, उसको नियम को पढ़िए, उसको लगाने का प्रयास करिए, कोशिश करिए रोज़ 5-5 उसको भी लगाने का प्रयास करिए। यकीन मानिए आपका स्कोर बेस्ट रहेगा, नंबर 1 रहेगा आपका स्कोर। ठीक आप लोगों की? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं, ध्यान देते हैं क्या जो आज में पढ़ना है। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला है क्या, प्रोग्रेशन। क्या प्रोग्रेशन? पहले प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब होता है कड़ी। क्या कड़ी? जैसे कड़ी, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल वही हाल है प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कड़ी, कैसे एक दूसरे से वो संबंधित है। जैसे सकरी देखते हैं जिससे भैंस वगैरह बनी रहती हैं, देखते होंगे कड़ी दर कड़ी जो उनकी जो लंबाइयाँ रहती हैं वो भी बराबर रहती है। ये नहीं कि एक बड़ी है एक छोटी है, एक बड़ी है एक छोटी है। देखते होंगे एक बराबर तरीके से वो एक दूसरे में मिली रहती है, मतलब वही एक कड़ी है। वैसे ही कड़ी एक प्रोग्रेशन भी है। ध्यान दीजिएगा क्या, प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस मतलब ऐसा कोई नंबर जो है, जैसे कोई नंबर, कोई संख्या, उसे ऐसा अरेंज करना, ऐसा अरेंज करना, इस फॉर्म में उसे अरेंज करना कि वो एक डेफिनिट ऑर्डर में हो और वो रूल को, नियम को पालन भी कर रही हो, मतलब उसका कोई न कोई एक अर्थ निकले उस श्रेणी का। बात समझ रहे हैं? जैसे 1 3 5 7 9 11 13, मतलब ये क्या है, ऑड टर्म है, मतलब इसका कोई न कोई डिफिनेशन निकल रहा है कि ऑड टर्म है। जैसे मैं बोलूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ये क्या है, इवन टर्म है, मतलब ये डेफिनिट है, इनके डिफाइन किया गया है, इनका एक डिफिनीशन है।
है ना। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल है, बात समझ में आ रही है। आप लोग जी सर बिल्कुल हमें आपको बात समझ में आ रही है। फिर ऐसे ही मैं बात करूँ कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आप लोग कहोगे सर n मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, n नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योग है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। मतलब ये क्या है, सॉरी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मैं क्या मान लूँ, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। वैसे मैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब मानूँ तो आप कहोगे सर नेचुरल नंबर के क्यूब है, मतलब ये क्या है, एक डेफिनिट ऑर्डर में। किस में है, एक डेफिनिट ऑर्डर में, और एक रूल का पालन भी कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते, ऐसे ये सब क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं लिखा हूँ क्या है, अ सक्सेसिव ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सर्टेन डेफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। वही मैंने बताने का प्रयास किया कि ऐसे रूप में उन्हें बनाया जाए, अरेंज किया जाए, जो कि एक डेफिनिट ऑर्डर में हो और एक निश्चित नियम का, उनके नियम का वो पालन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 3 5 7 9 11 13, मान लीजिए मैं एक लिखूँ, मान लीजिए मैं एक लिखूँ या मैं 3 ही लिखूँ, क्या 3 5 7 9 11 13, ये क्या है, ऑड टर्म है। क्या है, ऑड टर्म है। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल है, ऑड टर्म्स हैं, मतलब जितने भी हैं क्या है, ऑड नंबर्स हैं। क्या, ऑड नंबर्स हैं। आप लोगों को हाँ जी सर बिल्कुल है, मतलब एक कोई निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं। देखिएगा 3 के बाद 5 आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में, इन सभी के बीच में 2 का अंतर आ रहा है, मतलब कहीं कहीं कोई नियम ये पालन कर रहे हैं। वही आगे अब बात करता हूँ प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन क्या चीज, कड़ी क्या चीज है। कड़ी कहता है कि आप सीक्वेंस के रूप में ही रखिए, क्या सीक्वेंस को ही परिभाषित मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं जो सीक्वेंस परिभाषित कर रहा हूँ या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। क्या हो, या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए मैं इसमें लिख दूँ 3 5 7 9 11 13, जैसे मान लीजिए यहाँ न लिख के मैं लिख दूँ 11 17 19 23, ये भी तो है, ये भी तो क्या है 11 13 17 19, ये भी तो क्या है, फिर बीच में डाल दूं 43, ये भी तो ऑड टर्म्स हुए ना, ऑड नंबर्स। लेकिन क्या ये सही रूप है, आप लोग नहीं सर, या ये तो कहीं ना कहीं इंक्रीज भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डिक्रीज भी हो रहे हैं बीच में, है ना। लेकिन प्रोग्रेशन क्या कहता है, प्रोग्रेशन ये कहता है कि आप ऐसे सीक्वेंस को लीजिए, सीक्वेंस अभी मैंने बताया कि डेफिनेट रूल में हो, रूल वगैरह तो सब कुछ हो, ऑर्डर में भी हो, एक डेफिनेट ऑर्डर में भी हो, वो क्या एक डेफिनेट ऑर्डर में भी हो, है ना। आप लोग हाँ जी सर, लेकिन वो क्या हो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो। ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, ऐसे नंबरों का जो श्रृंखला है वो क्या कहलाएगी, प्रोग्रेशन कहलाएगी। जैसे लिखा हुआ है, इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इंक्रीज और डिक्रीज कंटेनिंग देन सच सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मैं लिखा हूँ 3 5 7 11 13 15 17 19, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। आप लोगों को जी सर बिल्कुल। यदि आपको सीक्वेंस और प्रोग्रेशन अच्छे समझ में आ गया तो आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बड़े आसानी से समझ लेंगे। कैसे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी आप यदि आप क्लास 6 7 8 में पढ़े हों, यदि आप पढ़े हों, हालांकि एनसीईआरटी की किताबों में तो नहीं है, लेकिन जो आर एस अग्रवाल की किताबें जहाँ चल रही होंगी, जो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे होंगे, जो आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के निकले होंगे, उनको एपीजीपी पढ़ाया गया होगा। एपीजीपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा नंबर, देखिए मतलब ऐसे सीक्वेंस, ध्यान दीजिएगा उसमें क्या रहता है, जो एक सीक्वेंस पर आते हैं, लेकिन उनका जो प्रीसीडिंग नंबर है, मतलब जो अगला नंबर है, अगले नंबर को पिछले नंबर से यदि डिवाइड करें, सॉरी सब्सट्रैक्ट करें, क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें, तो वो एक कांस्टेंट डिफरेंस देंगे। मतलब प्रीसीडिंग में से पहले सब्सट्रैक्ट करिए, उसमें भी एक नंबर आएगा, फिर अगले में से पिछले को सब्सट्रैक्ट करिए, उसमें भी एक नंबर आएगा, फिर अगले से उसमें, मतलब वो क्या हो, एक कांस्टेंट डिफरेंस आए उनके बीच में। क्या है, कांस्टेंट डिफरेंस आए, वही क्या कहलाता है, हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस उनका क्या हो, सेम हो। वही चीज मैंने लिखने का प्रयास किया है, इफ ईच टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स बाय कांस्टेंट कॉल्ड इट। वही चीज मैंने लिखने का प्रयास किया है, क्या, इफ ईच टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, मतलब जो प्रोग्रेशन है उसका जो प्रत्येक टर्म है, उनका जो अंतर है किससे, उनके प्रीसीडिंग, मतलब उनके पिछले नंबर से, यदि मैं उनको डिफरेंस करूं, उनका डिफरेंस निकालूं, उनका अंतर निकालूं, तो क्या आना चाहिए,
कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 1 3, तो 3 में से 1 घटाया मैंने, मेरा आया 2, मतलब ये डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है ये क्या है, 2 है। ध्यान दीजिए कि यदि इसमें भी निकालूं यहाँ भी 2 आएगा, इसमें भी निकालूं यहाँ भी 2 आएगा, इसमें भी निकालूं यहाँ भी 2 आएगा, इसमें निकालूं यहाँ भी 2 आएगा। मतलब जितने भी टर्म है कांस्टेंट, उनका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, 2 का ही डिफरेंस बन रहा है। यही क्या कहलाता है हमारा, यही श्रेणी क्या कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहलाती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग एपी का निपटारा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 1 3 5 7 9 11 13 17 अब ये किस में है, एपी में। किस में है, एपी में। ये नंबर किस में है, एपी में है, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अभी मैंने डिफरेंस में बताया, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, जिनका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, मतलब सभी में कॉमन डिफरेंस सेम हो, वो नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे एपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो वो श्रेणी क्या कहलाती है, हमारी एपी कहलाती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, कैसे कैसे वो भी ध्यान दीजिएगा। यदि मैं लिखूं क्या, ए लिखूं, ए प्लस डी लिखूं, ए प्लस 2d लिखूं, ए प्लस 3d लिखूं, ए प्लस 4d लिखूं। ध्यान दीजिएगा, क्या इनके बीच का डिफरेंस, जैसे ए प्लस डी में से ए को मैं घटाऊं तो क्या ए आ, क्या डी आ रहा है, क्या आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रहा है। ए प्लस 2d, क्या ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी करूंगा, यदि मैं घटाऊंगा तो क्या आएगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 2d में से डी जाएगा, डी आएगा। मतलब प्रत्येक में यहाँ भी डी आ रहा है, यहाँ भी डी आ रहा है, यहाँ भी डी आ रहा है। मतलब ये जो नंबर लिखा हूँ मैं ये जो नंबर लिखा हूँ मैं वो किस में लिखा हूँ, ये जो नंबर लिखा हूँ मैं ये किस में लिखा हूँ? आप लोग कहोगे सर ये जो आपने नंबर लिखा है, ये लिखा है आपने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में लिखा है, एपी के रूप में आपने लिखने का प्रयास किया है। आप लोग कहोगे हाँ जी सर। अप टू डॉट डॉट डॉट, अप टू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक। ये कहाँ तक जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक जाएगा। जाएगा, आपको कहोगे हाँ जी सर जाएगा। ये आपको क्या देखने को मिला अंतिम में, ये आपको मिला अंतिम पद मिला, मतलब यहीं जाके अंत हो रहा है, मतलब ये क्या मिला, आपका अंतिम पद मिला, लास्ट टर्म्स मिला। क्या मिला, ये क्या मिला, लास्ट टर्म्स मिला। क्या मिला, लास्ट टर्म्स मिला, जिसको हम लोग टीएन से डोनेट करते हैं या तो एल से डोनेट करते हैं। क्या डोनेट करते हैं, टीएन से डोनेट करते हैं या तो एल से डोनेट करते हैं। ये हमारा क्या मिला, लास्ट टर्म मिला। मतलब यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला निकल के आया मेरे पास, क्या कि टीएन इज इक्वल टू या एल इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ए क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए क्या है, ए आपका क्या है, पहला पद है, ए आपका पहला पद है, और डी आपका क्या है, सार्वांतर। क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में सार्वांतर। क्या, सार्वांतर, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या, कॉमन डिफरेंस। बात सुनना आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल आ गई। क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल है। आप लोग कहोगे सर ये तो ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। यदि मुझसे कोई ये पूछ ले कि आप इसको ऐड कर दो, क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, यहाँ भी सबको ऐड कर दो, तब क्या फार्मूला निकल के आएगा, तब क्या फार्मूला निकल के आएगा, आप हमें ये बताइए। आप हमें ये बताइए कि तब फार्मूला क्या निकल के आएगा। तब फार्मूला ये निकल के आएगा भैया, देखिएगा क्या, तब फार्मूला हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा
उसको बोलते हैं सीरीज का एन टर्म्स, मतलब एस एन इज इक्वल टू n/2। क्या? n/2। जो भी मैं फॉर्मूला लिखा उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कोने में। क्या? l बराबर मैंने बताया था आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आना तय रहता है, एक आध क्वेश्चन आना इसमें से तय रहता है। लगभग एग्जामों में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है, तो ध्यान से पढ़ने का इसे प्रयास करिएगा। क्या? n/2 हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। आप लोग कहोगे सर हाँ जी बिल्कुल होता है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि n/2 लिख दूँ और ब्रैकेट में a लिख दूँ प्लस a को a प्लस a लिख दूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिख दूँ? l लिख दूँ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और निकल के आ गया। क्या? n/2 a प्लस l। यदि हमको पहला पद दिया गया हो और अंतिम पद दिया गया हो तो हम डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या? n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l। अब देखते हैं यदि हमको n न दिया गया हो तो, यदि हमको n न दिया गया हो तो क्या करेंगे? यदि हमको n न दिया गया हो हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ये a इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा l माइनस ए। क्या? a इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा l माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ d डिवाइड, यहाँ d मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा और n माइनस 1 हो जाएगा। या फिर इसे मैं लिखने का प्रयास करूंगा। क्या? कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब कितने टर्म है ये हमारे निकल के आ जाएंगे। यहाँ से हमको सम पता चल जाएगा, यहाँ से हमको अंतिम योग पता चल जाएगा। क्या? अंतिम पद पता चल जाएगा, जो अंतिम लास्ट टर्म दिया गया है वो हमें मालूम चल जाएगा। केवल इन्हीं फार्मूले पर, इन्हीं तीनों फार्मूले पर पूरी एपी खत्म हो जाती है, पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन्हीं तीनों फार्मूले पर खत्म हो जाती है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल। अगला आप ये बताइए सर कि यार मान लीजिए हमको ये पूछे कि आपके पास 3 पद हैं, 4 पद हैं, तो मैं कैसे पद निकालूंगा, उनके टर्म्स कैसे निकालूंगा? ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए क्या आपके पास 3 टर्म्स हैं, क्या 3 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, क्या 4 टर्म्स हैं और 5 टर्म्स हैं। अभी तक केवल 5 टर्म्स तक ही पूछा गया है, तो 5 टर्म्स तक ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बाकी फालतू की चीजें क्या करनी पड़ती। ध्यान दीजिएगा 3 टर्म्स। पहला टर्म्स क्या होगा? a माइनस डी, a प्लस डी होगा। आप लोग हो गए हाँ जी सर बिल्कुल। अगर 4 टर्म्स पूछे क्या होगा? a माइनस 3d, एक मिनट पहले 5 टर्म्स देखिएगा। क्या? a माइनस 3d, a माइनस 2d, a सही है ना? कुछ नहीं होगा, a माइनस 2d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस 3d और a प्लस d। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। मतलब अगर आपको 5 टर्म्स दिया गया है तो हमको ये हमको याद करना है, ये हमको याद करना है, ये हमको याद करना है। कैसे याद करना है? ध्यान दीजिएगा। हमको ये बोला जाता है कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब a में से a माइनस डी निकालूंगा, हमारा पहला पद आना चाहिए। a प्लस डी में से a निकालूंगा, मतलब हमारा जो सार्वांतर है वो बराबर आना चाहिए। वही चीज़ मैंने यहाँ भी किया है, यहाँ गलत आ रहा है क्या? a माइनस 3d है, a माइनस डी है, a माइनस 2d होना चाहिए, a माइनस 2d होना चाहिए। और
फिर उसके बाद में 1 मिनट, गलत है, सॉरी, इस दोबारा ध्यान दीजिएगा, दोबारा एक बार ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्या मैंने आपको क्या बताया अभी अभी मैंने पीछे बताया था आपको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसी कोई श्रेणी बताई थी। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल आपने बताया था। मैंने इसमें क्या देखा था कि इनका जो भी प्रीसीडिंग टर्म्स है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यही हमने एपी का डिफिनेशन देखा था। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही आपने एपी का डिफिनेशन बताया था। क्या, जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ ए प्लस डी में से ए निकालूंगा तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी आएगा। वैसे ही हमारा 3 टर्म्स क्या है, 3 टर्म्स हमसे पूछा है। 3 टर्म्स में ए माइनस डी, क्या ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस डी, क्या हो जाएगा ए माइनस डी ए प्लस डी हो जाएगा। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। बात समझ में आ रही? आप लोगों के हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। ठीक, बात समझ में आ रही है? आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिए, वही अगर फिर 4 टर्म्स में बात करूँ, इसका 4 टर्म्स की यदि मैं बात करूँ, इसका बात करूँ 4 टर्म्स में, 4 टर्म्स में भी हमको 4 पद चाहिए। क्या चाहिए? 4 पद चाहिए हमको, 4 पद चाहिए। 4 पद चाहिए तो कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस 2d, a माइनस 3d, अगर लिखूंगा 3 2 1, फिर 3 2 1, 5 टर्म्स हो जाएंगे। कहाँ गलती कर रहा हूँ, ए माइनस 3d, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सही तो है, ए माइनस 3d। उसके बाद में यदि मैं ए माइनस 2d करूँ, फिर उसके बाद में ए प्लस 3d करूँ, फिर उसके बाद में ए प्लस 2d करूँ, क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, ए माइनस 3d में से ए माइनस 2d यदि मैं घटाऊँ, क्या ए माइनस 3d में से ए माइनस 2d यदि मैं निकाल दूँ तो माइनस से खत्म, माइनस 2 प्लस 3d में से 2d गया d। सही, क्या है? 4 टर्म्स के लिए सही, 4 टर्म्स के लिए ये सही है हमारा, ए माइनस 3d, ए माइनस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 2d। वही मैं बात करूँ 5 टर्म्स के बारे में तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 2d, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ध्यान दीजिएगा, सही है क्या? ए माइनस डी में से ए माइनस 2d यदि घटाऊंगा तो हमारा डी आएगा। सही है, यहाँ से घटाऊंगा डी आएगा, फिर यहाँ से घटाऊंगा डी आएगा, फिर यहाँ से। सही, ठीक, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। मतलब 3 टर्म्स के लिए ए माइनस डी, ए प्लस डी, 4 टर्म्स के लिए ए माइनस 3d, ए माइनस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 2d, 5 टर्म्स के लिए ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, अब इसी पे हम लोग प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वही केवल प्रश्न हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न दिया गया है, 3 संख्याएं अंकगणित श्रेणी में हैं जिनका जोड़ 30 है। क्या 3 संख्याएं एपी में हैं, एपी में हैं जिनका दिमाग में सही, जिनका योग 30 है और उनका गुणनफल, क्या गुणनफल, और उनका गुणनफल क्या 9100 है। कितना है? 910 है। उनका गुणनफल 910 है, 10 है, 910 है। तो एपी में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो एपी में मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या
कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, ध्यान दीजिए। आपके पास ऑप्शन है 10, 13, 7, 11। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 11। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। क्या पूछा है, 3 संख्याएं एपी में है। अभी मैंने बताया यदि आपको 3 टर्म्स बोला जाए, क्या 3 टर्म्स बोला जाए तो आप लोग सीधा लिखेंगे क्या, a माइनस डी ए प्लस डी। पहले हम एकदम बेसिक से इसको सीखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट निकालने के लिए हमको संख्याओं के प्रति एकदम अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। सभी संख्याओं की हमको जानकारी होनी चाहिए, कौन सी संख्या कैसे किस रूप में आती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। ए माइनस डी ए प्लस डी क्या बोला है, इनका योग। क्या बोला है, इनका योग। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका योग दिया है 30। डी से डी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3a बराबर हो जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा 30। तो a बराबर 30, तो a बराबर हमारा आएगा 10। आएगा आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल आएगा। फिर बोला है इनका मल्टीपल। क्या, इनका मल्टीपल, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर हमारा दिया गया है 910। एक जगह क्या आ जाएगा, 10 माइनस डी इंटू 10 प्लस डी बराबर 910 है आप लोगों के? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, क्या यदि इसमें इसका मल्टीप्लाई करूं, सही, बिल्कुल सही, मल्टीप्लिकेशन के साथ यदि इनका आपस में मल्टीप्लाई करूं, इनका आपस में यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 माइनस डी का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 माइनस डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 माइनस डी हो जाएगा इंटू 10। कहीं गलत कर रहा हूँ क्या बोला, और इनका गुणनफल 910 है, और इनका गुणनफल 910 है। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, क्या यहाँ से डी की वैल्यू निकल सकती है क्या, 10, 20, 30, नहीं यहाँ से ठीक। 100 माइनस डी इंटू 10 प्लस डी, 10 प्लस डी। इसका यदि मल्टीप्लाई करूँ, क्या 100 का 10 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, आप तो कहोगे सर 100 का यदि आप 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 दम्मा 1000 माइनस का डी स्क्वायर बराबर 910 हो जाएगा आप लोगों का? हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। यदि ये उधर जाएगा, क्या यदि ये उधर जाएगा तो माइनस का डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 910 में से क्या 1000 में निकाल दूंगा, 1000 में निकाल दूंगा। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। यदि 910 में से 1000 में निकालूं तो हमारा कितना आ जाएगा, आप लोग कहोगे सर 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना, गलत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, बहुत बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सम हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई a माइनस डी इंटू ए और a प्लस डी है, बराबर कितना दिया गया है, 910 दिया गया है, 910 दिया है। ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है, 10 हो गई, 10 निकल के आ गई है। यदि मैं इसी को निकालना चाहूँ, इसका मल्टीप्लाई में करूँ, इसका मल्टीप्लाई में करूँ, कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। आप लोग कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। यदि मैं यही कहूँ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू का ए हो जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। और ए का फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ए क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 910 आ जाएगा। अब आप 10 की वैल्यू रख दीजिए, 10 दम 100 दम 1000 माइनस का 10 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 910। अब ये उधर जाएगा, यदि मैं 1000 में से 910 निकाल दूँ तो कितना बचेगा, आप लोग कहोगे सर यहाँ कितना बचा, 0, 10 में से 1 गए 9, 90 बचा। आप लोगों को जी सर, बिल्कुल 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90 हमारे पास शेष बचेगा, माइनस का 90, और यहाँ क्या है, माइनस का 10 डी स्क्वायर है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
अब डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, तो डी के बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3 हमारी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई आप लोग को? जी सर मैं बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई। मतलब हमारे पास क्या आया, सॉरी, मतलब हमारे पास क्या है, ए बराबर 10 आया और डी बराबर क्या आया 3। ए बराबर 10 आया है, डी बराबर कितना आया है 3 आया है। ए बराबर 10 आया है और डी बराबर 3 आया है। यहाँ हमारे पास टर्म्स क्या थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी हमने माना था। ए बराबर मैंने 10 रखा, 10 माइनस 7 और 10 और 10 प्लस 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 और 10 प्लस 3, ठीक। 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास टर्म्स क्या आएंगे, 7 आएगा, 10 आएगा और 13 आएगा। हमसे पूछा है कि ए बी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो संख्या निकल के आई वो हमारी 13 निकल के आई, वो हमारी 13 निकल के आई है। ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसे करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा जाएगा। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप ये बताओ कि 3 संख्या दी हैं जो एपी में है, क्या है एपी में, मतलब कहीं न कहीं वो क्या एपी के रूल भी फॉलो कर रहे होंगे, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप लोग कहो जी सर बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। तो फिर मैं कहूँ कि आप ये बताओ उनका सम तो 30 है, उनका सम 30 है, तो ऐसे 3 नंबर बताइए जो एपी में भी हो और क्या हो, एपी में भी हो और क्या हो, उनका सम क्या हो 30 हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आप लोग कहोगे सर आप ऐसा लिख सकते हो, यदि मैं 10 10 10 करूँ, 10 10 10 करूँ, 10 20 30 हो गया सर, इनका कॉमन डिफरेंस भी 0 आ रहा है। आप लोगों के हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है, लेकिन जो हमारे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है वो बोला है 910 है। क्या है 910 है, तो 910 91 किसके पहाड़े में आता है, 91 किसके पहाड़े में आता है, केवल और केवल 13 सत्ते 91, दो क्या है, दो प्राइम नंबर हैं, क्या 13 और 7, उन्हीं का मल्टीप्लाई करूंगा तभी 91 आएगा, वरना 91 नहीं आ सकता है किसी के पहाड़े में। है आप लोगों के हाँ जी सर बिल्कुल है, वो केवल 7 के पहाड़े में आ सकता है या तो 13 पहाड़े में आ सकता है। 91 13 सत्ते 91, क्या 13 सत्ते 91, मुझे ये देखने को मिल गया कि 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91 होता है, ये पता चल गया। अब बचा है 10, मतलब यदि मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा मिल जाएगा 910, तो क्या यदि मैं अब फिर मुझे अगला कंडीशन दिया है 30 जोड़ना है, जोड़ने पे 30 आना चाहिए, 13 7 20 10 30, हमारा 30 भी आ रहा है, मतलब हमारा जो टर्म्स मिला है 13 7 10, तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको संख्याओं की पकड़ है तो आप ये क्वेश्चन मात्र 2 या 3 सेकंड में लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको संख्याओं को पकड़ नहीं है तो मैं जैसे बताने का प्रयास किया हूँ वैसे आप लोग भी करिए, ठीक है। आप लोगों को जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात सुन। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + +40 का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 6 + 8 + 10 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + +40 का योग ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास मैं अभी पीछे बताया कि SN बराबर होता है क्या, n/2 2a + n-1 × d, या तो होता है क्या n/2 a + l, ऐसा मैंने अभी पीछे बताया, आप लोगों को हाँ जी सर बिल्कुल बताया। लेकिन आप लोग कहोगे सर यहाँ तो n की वैल्यू ही नहीं दी है, n कितने हैं, मतलब कितने नंबर हैं ये तो हमको पता ही नहीं है, कितने नंबर्स हैं ये हमको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, n की वैल्यू निकालूंगा। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमको ये मालूम है कि अंतिम पद कौन सा है, अंतिम जो पद है वो क्या है 40 है, अंतिम पद क्या है 40 है, अंतिम पद क्या है 40 है, अंतिम पद क्या है 40 है आप लोगों के हाँ जी सर बिल्कुल है, अंतिम पद हमारे पास 40 दे रखा है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को सर, यदि 40 दिया है तो आप इसमें रख दीजिए 40 और 6 46। लेकिन बाबू भैया ये बताइए n की वैल्यू कहाँ जाएगी, हमको तो n तो निकालना ही है, आप लोगों को हाँ जी सर बिल्कुल निकालना है। तो मैंने n निकालने का फॉर्मूला आपसे बताया क्या,
एन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था क्या, फिर से बता दे रहा हूँ। एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आप लोग को हाँ जी से बिल्कुल होता है। तो एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन बराबर क्या होगा, वन बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है, 40 है। ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। डी कितना निकल रहा है, अंतर कितना निकल रहा है, 8 माइनस 6 बराबर 2 निकल रहा है। सार्वंतर हमारा 2 है। 2 प्लस 1 बराबर एन है। 40 माइनस 6 जाएगा, कितना बचेगा, आप लोग कहोगे सर 34, 34 17 17 1 18। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे रख देंगे, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें ना रखें, हम लोग इसमें रखने का प्रयास करेंगे। 18/2 है हमारे पास, पहला पद दिया गया है 6 है और अंतिम पद दिया गया है 40 है। 40 से 46 23 18, या तो मैं 2 9 18 लिख दूं। 40 से 46 गुणे 9, 9 छंग 54 को 4 हासिल लगी, 5 9 चौक 36, 36 5 41, 514 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस 41 9 छंग 54 को 4 9 चौक 36 41, 414 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट पर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 6 टर्म्स दिया गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 6 पद 19, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6 पद मतलब 6वां पद, 6 पद 19 और 6 पद 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। 19 और 17 पद 96 है क्या, और 17 पद 96 है, 96 है। तो इसका 25वां पद क्या होगा, तो इसका 25वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद, मैंने अभी बताया यदि पद निकालना हो क्या, Tn मतलब T6 की वैल्यू निकालनी। Tn बराबर क्या बताया था, Tn या L, यही बताया था, Tn या L बराबर बताया था मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया था आप लोगों को, जिससे बिल्कुल आपने बताया था। T6 n बराबर कितना है 6, मतलब a हमारे पास, a हमको नहीं मालूम है, a ऐसे रखेंगे प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी है, तो a प्लस 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5d, और T6 की वैल्यू हमको पता है क्या 19, ये बराबर 19 दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला ऐसे में ध्यान दूं, ऐसा अगला मैं भी बताऊं क्या, 96 बराबर दिया है क्या, a प्लस 17 माइनस 1 16d दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड। हमसे पूछा क्या है 25वां पद, मतलब क्या पूछा है, T25 की वैल्यू पूछा है, जो कि क्या आएगी a प्लस 24 इंटू डी। मतलब यदि हमको a और d का मान पता चल जाएगा तो हम निकाल लेंगे आप लोग जी सब बिल्कुल निकालेंगे। ध्यान दीजिए क्या, मुझे जब मेरे पास 2 इक्वेशन रहता है, 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, क्या दोनों वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं आप लोग जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, ऐसा मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ क्लास 7 से, है ना। सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करूंगा, a से a कैंसिल, 16 में से 5 गया 11d, 96 में से 19 गया, 16 में से 9 गए 7, 8 में से 1 गए 7, 11 7 77, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। 7 चाहे मैं पहले इक्वेशन में रख दूं चाहे दूसरे इक्वेशन में रख दूं, हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाना चाहिए, है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक। 7 बचे 35, तो यहाँ से हमारा एक वैल्यू निकल के आएगी, a बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस 35,
19, क्योंकि यहाँ डी बराबर क्या रखा हूँ मैं 7, तो 5 गुणे 7 हो जाएगा, तो 5 गुणे 7 बराबर 35 आ जाएगा। ये ए है, इसको मैं यहाँ पलट के लेकर आया हूँ। ठीक, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 9 गए 6 और 2 में से 1 गए 1। ठीक, 15 में से 9 गए 6 और 2 में से 1 गए 1, माइनस का 16। ए बराबर कितना है, माइनस का 16। ले जाकर के ये दोनों की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 16 प्लस 24 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16 प्लस माइनस का 16। यदि मैं घटाऊंगा, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2 और 16 में से 1 गए 15, 152 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 152 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब बात समझ में आ गई आप लोग? जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में। मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा हूँ। आप लोग यदि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप इसे आसानी से मात्र मुश्किल से मुश्किल 45 से 50 सेकंड में आप लोग इसे कर ले जाएंगे। टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एकाक ही आते हैं। टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि केवल 10 सेकंड में लग जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि 1 मिनट में लगते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 सेकंड में लगते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि 1.5 मिनट ले जाते हैं। तो हमको पैनिक नहीं होना है एग्जाम में। एग्जाम में जैसे जो क्वेश्चन आता है उस हिसाब से लगाना है। ये नहीं सोचना है कि सभी क्वेश्चन को मुझे 30 सेकंड में ही सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बनाए ही नहीं जाते हैं कि जो सभी क्वेश्चन क्या हो जाएं, 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद एक, क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद एक और आठवां पद -17 है, आठवां पद -17 है, तब इसके प्रथम 13 पदों का योग बताइए। तब इसके प्रथम 13 पदों का योग। ध्यान दीजिए क्या बोला है, पांचवा पद। मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पांचवा पद a + 4d = 1 दिया है। छठवां पद क्या, a + 5d = -17 दिया गया है, -17। घटाऊंगा मैं, ये कैंसिल, 5d में से d जाएगा, d बचेगा और 17 में से -1 जाएगा, -17 में से -1 घटाऊंगा, -18 आएगा आप लोगों का आंसर, बिल्कुल आएगा। ठीक है, डी की वैल्यू चाहे इसमें रख दूं, चाहे इसमें रखूं, बात तो एक ही होगी। तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, -90 गलत आएगा, 5 में से 4 गए, -17 में से 1 गया, -18 सही है। 72, 73, यहाँ से 73 आ रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए, सही। 18 चौक 72, a -72 हो जाएगा, a -72 बराबर 1 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 72 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 72 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 73 आ जाएगा। यहाँ माइनस में ना तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 18 पंचे 90 में से 18 पंचे 90, 90 में 17 सब्सट्रैक्ट करूँगा, 73 आएगा। ठीक, बात समझ में आएगी आप लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है आपकी। a बराबर 73 आ गया, d बराबर -18 आ गया। हमको बोला है 13 पदों का योग बोला है। क्या बोला है, 13 पदों का योग बोला है। तो बोला क्या है हमसे, SN बराबर क्या होता है, SM बराबर होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, SM बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है आप लोगों का, सब बिल्कुल होता है। हमारे पास SN मतलब S13 बोला है, n बराबर 13 हो जाएगा, 13/2, 2a बराबर 73 है, 73 दूनी 2 × 73 प्लस
n बराबर बोला है 13, 13 में से 1 गए 12, और d बराबर बोला है माइनस का 18। यही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। एक की वैल्यू गलत आई है क्या? कहीं कुछ गलत हुआ है? गलत तो नहीं हुआ ना? 5d में से 4d गया, d बचा -17 में से -1 घटाऊंगा, -17 है कि -7 है? -17 है, सही। यदि आप लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। अगला ध्यान दीजिए, नेक्स्ट, ठीक। 5d d बराबर -18, a -72, 18 चौक 72, -72 उधर 1 है, -72 उधर जाएगा 73, a बराबर 73, सही, ठीक। अगला ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। यदि हमसे ये पूछा जाए कि आप सर ये बताओ कि समेशन n मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस n टर्म्स तक, इसका आप सम बताइए। अभी हमने समांतर श्रेणी में सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि Sm बराबर क्या होता है, Sm बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आपको जी से बिल्कुल होता है, अभी आपने बताया, पीछे अभी आपने बताया, ठीक। n बराबर n ही दिया गया है, 2a a बराबर 1 है तो 2 हो जाएगा, प्लस n-1 क्या, n-1 ऐसे ही रहेगा, d इनका अंतर 2 - 1 आ रहा है। यदि इसको मैं सॉल्व करूंगा, n/2 2 प्लस n-1, 1 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, आप लोग कहोगे सर 1 बचेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, n × n + 1/2। ये हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर आर n × n + 1/2। बात समझ में आ गई आप लोग? जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आई। वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक। ऐसे ही हमसे पूछता है क्या, ऐसे ही हमसे पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताइए कि समेशन ऑफ n², इसका मान बताइए। तो 1² + 2² + 3² + 4² + 5² प्लस अप टू डॉट 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 प्लस n², वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, n × n + 1 × 2n + 1/6, ये इसकी वैल्यू आती है। वह वो भी वैसी तरीके से निकलती है जैसे मैं अभी पीछे बताया। वैसे ही समेशन ऑफ n³ जहाँ n = 1 to इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक। तो 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + 5³ प्लस अप टू डॉट 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 प्लस n³, इसकी वैल्यू कितनी आती है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आती है। ये हमको याद करना, ये हमारे जुबान पे रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हर जगह यूज किए जाएंगे। जैसे अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा एवरेज पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, एवरेज पढ़ाऊंगा, उसमें भी ये फॉर्मूला यूज होगा। अभी जब मैं पीछे आपको क्वेश्चन करा रहा था वहाँ भी ये फॉर्मूला यूज हुआ था कि नहीं, आप लोग? जी सर बिल्कुल ये फॉर्मूला हमारा यूज हुआ था वहाँ पर भी, ठीक है। फिर उसके बाद में सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, क्या, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 +
12 प्लस अप टू डॉट 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 कितनी बार जाएगा 2n 2n टर्म तक जाता है। आप लोग जी सर बिल्कुल ऐसा ही जाएगा 2n टर्म तक, है ना। मैं अभी जब इवन ऑड आपको पढ़ा रहा था बता रहा था कि कहाँ तक इवन जाता है कहाँ ऑड जाता है। इवन 2n तो ऑड 2n माइनस 1, अगर इवन 2n है तो ऑड 2n माइनस 1 होगा। n बराबर यदि मैं 1 रखूंगा 2 आएगा, वहां भी यदि 1 बराबर रखूंगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, वो हमारा ऑड हो जाएगा, ये हमारा इवन हो जाएगा। तो 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 दोनों हमारा क्या होता है ऑड होता है। बात समझ में आ गई आप लोग जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसका भी निकालने का वैसे प्रयास करूं, देखिएगा क्या 2 प्लस 4 है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आप लोग को जी से बिल्कुल ऐसा होता है n/2 2a 2 दूनी 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आप लोग जी सर बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। दो मैं क्या कर लूंगा कॉमन ले लूंगा, दो यहाँ से क्या ले लूंगा कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 n माइनस 1 है और ये 2 है, n माइनस 1 है 2 है, एक में से 2 जाएगा एक बचेगा, मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा n इंटू n प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इनका यदि मैं सम करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा n इंटू n प्लस 1 हमारे पास आंसर आएगा। बात समझ में आ गई आप लोग को? जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। वैसे ही सम ऑफ एन ऑड नंबर, क्या सम ऑफ एन ऑड नंबर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई पूछे क्या है तो आप लिखोगे सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, क्या इवन नेचुरल नंबर, यहां मैं लिख दे रहा हूं क्या सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक, ऑड नेचुरल नंबर क्या आएगा आप लोगों को सर 1 3 5 7 11 13 प्लस अप डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1। ठीक, डायरेक्ट इसका मैं बोल दे रहा हूँ n स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है n स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। कैसे निकल के आती है सेम आप वैसे ही निकाल के इसको चेक कर लीजिए। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोग जी से बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। हमारा एबी कंप्लीट हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे जीपी, क्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जीपी पढ़ने का प्रयास करेंगे। जीपी, अब बात आती है जीपी क्या होता है। जीपी एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है, जैसे आपने एबी पढ़ा कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या था सेम था, उनका कॉमन डिफरेंस क्या था कांस्टेंट था, वैसे ही जीपी भी है। जीपी में भी उनका जो रेशियो है वो क्या होता है सेम होता है, वो क्या होता है सेम होता है, उनका रेशियो क्या होता है सेम होता है। जैसे मैं मान लीजिए मैं बोलूँ आपसे क्या, मैं यदि आपसे बोलूँ क्या कि आप ये बताइए कि 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है, तो 4/2 लिखूंगा, 2 दूनी 4, रेशियो 2 ही है। एक मिनट, सॉरी 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है 64 है, वो तो ये भी हो जाता ना, तो कितना आएगा 4/2 लिखूंगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, रेशियो 2 ही है। 8/4 लिखूंगा, 4 दूनी 8, रेशियो 2 ही है। 16/8 लिखूंगा, 8 दूनी 16, रेशियो 2 ही आएगा। मतलब इनका भी जो प्रेसीडिंग टर्म का जो रेशियो होगा वो कितना आएगा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो ऐसे क्या कहलाती है, ऐसे प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं, उनको हम लोग जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए वो किस टर्म में रहेंगे, कैसे रहेंगे ध्यान दीजिएगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 प्लस ऐसे ऐसे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए आर भी यदि मैं ए से डिवाइड करूंगा तो आर हमारा बचेगा, ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करूंगा तो आर बचेगा, ए आर क्यूब को ए आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो आर बचेगा। मतलब इनका जो कॉमन रेशियो आएगा वो आर आएगा। आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ये कहाँ तक जाएगा, आप कहोगे सर ये जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1, ए आर की पावर n माइनस 1 तक जाएगा। सेम वहीं से ये भी बात निकल के आ गई, मतलब जो ये क्या है ये अंतिम पद है, क्या
अंतिम पद है, क्या अंतिम पद है। अंतिम पद निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। अंतिम पद निकालने का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, Tn बराबर हो गया है क्या, AR⁻n-1। AR⁻n-1 हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अभी जब मैं आपको पीछे पढ़ा रहा था क्या, नंबर्स ऑफ फैक्टर में बताया था कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में सम कैसे निकालते हैं। तो इसमें भी जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है, सम होता है a मतलब पहला पद, R⁻n n-1, n मतलब वही जो टर्म्स रहता है, r मतलब उनका कॉमन रेशियो बटे r-1। ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। क्या होता है, सम निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। बात समझ में आ गई आप लोग? जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। कैसे मान लीजिएगा, अगला नोट करके लिखिएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तब क्या होगा, यदि r की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो वो 1 से बड़ी होगी, या तो वो 1 से छोटी होगी, या 1 के बराबर होगी। क्या, या तो 1 से बड़ी होगी, या तो 1 से छोटी होगी, या 1 के बराबर होगी। यदि वो 1 के बराबर होगी तो हमारा कितना चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ यदि मैं r बराबर 1 रखूंगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से कोई संख्या कभी भी, जैसे मान लीजिए 1/0, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। बात समझ में आ गई। यदि r की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, तो हमारा इनफाइनाइट आएगा। यदि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यदि r की वैल्यू लेस देन 1 है, तब क्या आएगा, ध्यान दीजिए। यदि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ी है, यदि 1 से बड़ी है तो r की पावर n, तो 1 की पावर n ही होगा। क्या आएगा, 1 से यदि बड़ी है, 1 से यदि बड़ी है तो क्या होगा, 1 से यदि बड़ी है तो क्या होगा, r यदि 1 से बड़ी है तो क्या होगा, r यदि 1 से छोटी है तो क्या होगा। यदि 1 से छोटी है तो ये क्या हो जाएगा, पलट के इधर आ जाएगा, पलट के इधर आ जाएगा। बस इतना ही अंतर होगा, बाकी कोई अंतर नहीं होने वाला है। यदि r 1 से बड़ी भी होती है, क्या, यदि r 1 से बड़ी भी होती है तो पर भी हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यदि r 1 से छोटी होती तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, AR-1 A/1 - R हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। A/1 - R हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोग कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में। अगला ध्यान दीजिएगा, हमको इनका सम निकालने आ गया, हमको इनका एनर टर्म पता चल गया। अब हम लोग इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो आए हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न जो पूछा गया है, यदि किसी गेंद को, प्रश्न है क्या, यदि किसी गेंद को 5000 मीटर, यदि किसी गेंद को 5000 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, 5000 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है तो गेंद अपने हर आखिरी उछाल के, तो गेंद अपने हर आखिरी उछाल से, आखिरी उछाल से 4/5 गुना उछलती है। 4/5 गुना उछलती है, मतलब ध्यान दीजिएगा, अपनी हर आखिरी उछाल से, जैसे मान लीजिए A था और AR था, मतलब हर अपनी आखिरी उछाल से R गुना, कितना, R गुना उछलती है, AR², अपने आखिरी उछाल से R गुना उछलती है। मतलब R हमारा क्या है, कॉमन रेशियो। तो यहाँ R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/5 दे रखी है। बात समझ में आ गई आप लोग जी सब बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। उछाल से 4/5 गुना उछलती है, क्या, 4/5 गुना उछलती है, तो 4/5 गुना उछलती है तो गेंद को रुकने तक कुल दूरी
तो गेंद के रुकने तक कुल दूरी कितनी होगी हमको, तो डिस्टेंस बताना है, हमको डिस्टेंस बताना है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, यदि किसी गेंद को 5000 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, हमारे पास हाइट दे रखा है, क्या हाइट दे रखा है, कितना हाइट दे रखा है 5000 मीटर, 5000 मीटर हमारे पास हाइट दे रखा है, हमारे पास हाइट दे रखा है, और हमारे पास कॉमन रेशियो आर भी दे रखा है, कितना 4/5 दे रखा है। आप लोग जी सर बिल्कुल दे रखा है। हमारे पास डी का फॉर्मूला होता है क्या, 2h/1 माइनस आर, 2h/1 माइनस आर माइनस एच, 2h/1 माइनस आर अपॉन माइनस एच। ये फार्मूला हमको याद करके रखना है, ये फार्मूला हमको याद करके रखना है। ये जो भी आया है ये आया है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से ही आया है, ये जो फार्मूला आया है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से ही आया है। मतलब ध्यान दीजिएगा h बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, तो 2 गुणे 5000/1 माइनस 4/5 माइनस का h, माइनस का h, और h बराबर कितना दिया गया है, 5000 दे रखा है, कितना 5000 दे रखा है, 5000 दे रखा है। इसी को मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 5 में 5 के 9 5, 5 में 4 गए 1, ठीक 5 में 5 के 9 5, 5 में 4 गए 1, ऊपर 5 चला जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, कितना 50,000 हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैं फिर करके बता दे रहा हूँ आपको शुरू से, क्या 2 गुणे 5000, 5 माइनस 1, 5 माइनस 4/5 बराबर कितना आ जाएगा 5000, सॉरी माइनस का कितना आ जाएगा 5000 हो जाएगा। 5 में 4 गया 1, यदि ऐसा कुछ दिया गया है x m/n/p दिया रहता है, तो ये p पलट के उधर चला जाता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये p/1 है, क्या है p/1 होता है, तो ये क्या होता है पलट के ऊपर की तरफ जाता है, किधर जाता है ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता है। यदि ऊपर की तरफ जाएगा, किधर, यदि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, गलत दिया गया इसमें 500 दिया है, 5000 मीटर नहीं 500 मीटर है, कितना है भाई मैं सोचूं इतना 45,000 कैसे आएगा, 500 मीटर है, कितना है 500 मीटर है, पलट ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा, ये 500 मीटर है, पलट ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 गुणे 500 माइनस का 500, तो 5000 में से 500 यदि निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 4500 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी 4500 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। ये फॉर्मूला आपको 9th क्लास की किताब में भी मिल जाएगा। इसमें 9th क्लास की किताब उठाइएगा एस चंद की, उसमें आपको मिल जाएगा इसका डेरिवेशन भी कैसे हुआ है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोग, जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। एक प्रश्न और है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन पर ही सॉल्व होगा। +4 + 44 + 444 + 4 4 4 प्लस अप टू डॉट डॉट अप टू n टर्म्स, कहाँ तक, अप टू n टर्म्स, n पदों तक, n टर्म्स तक हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, हमारे पास ऑप्शन, ये ऑप्शन दे रखा रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। 40/81, 40/81 8 की पावर n, 8 की पावर n, 8 की पावर n -1 -9, पहला ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है 40/81, क्या 40/81, 40/81 8 की पावर n -1, 8 की पावर n -1 -4n/9,
-4n/9। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या, 40/81, 40/81, 40/81, 10n, कितना 10n -1, -4n/9। और चौथा ऑप्शन है क्या, 40/81, 10n -1 -3n/8। ये हमारे पास चौथा ऑप्शन है। बात समझ में आ गई आप लोग? जी सर बिल्कुल, हमें बात समझ में आ गई। ऐसे प्रश्नों को सीधा वैल्यू पुट करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, सीधा हमको वैल्यू पुट करना है। क्या वैल्यू पुट करना है, क्योंकि ये क्या है, थ्योरम। क्या है, थ्योरम है। मतलब थ्योरम है तो मतलब नंबर को पुट करने पर, एन की वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर देगा, वो हमारा सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन। बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी सर बिल्कुल, हमें बात समझ में आ गई। मतलब जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा पहला पद दिया गया है वो 4 है, मतलब n की वैल्यू रखने पर जिसमें हमारा 4 आया, क्या n की वैल्यू रखने पर, n की वैल्यू रखने पर जिसमें हमारा वैल्यू 4 आएगा, n बराबर रखने पर, n की वैल्यू कुछ भी रखने पर जिसमें हमारा वैल्यू 4 आया, वो हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। यदि मैं यहाँ लिखूँ 8, 8 में से 1 गए 7, ये कटेगा ही नहीं, मतलब ये हो नहीं सकता। यदि मैं इसमें 1 रखूँ, क्या n बराबर, पहले मैं n बराबर 1 पे रख रहा हूँ, n बराबर 1, यदि n बराबर 1 पे नहीं आए तो n बराबर 2 रखूंगा। यहाँ भी 8 - 1 7, ये भी नहीं आ सकता है, चेक ही नहीं करना है हमको। यहाँ 10n है, 10n सी वाला देखिएगा क्या दिया गया है, 40/81 गुणे 10 की पावर 1 - 1 -4/9। 10 - 1 9, क्या 10 - 1 9, 9 9 81, 40/9, 40/9 -4/9, 40/9 -4/9 है। यदि मैं इसको डिवाइड, यदि मैं इसको 40 - 4 36/9 और 9 चौक 36, कितना आएगा 4। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये शायद आईआईटी में पूछा गया था, आईआईटी में पूछा गया था। उसके बाद में एक बार इसे सीजीएल मेंस में पूछा गया है, एक बार इसे सीजीएल मेंस में पूछा गया है। हालांकि कैट मैट लेवल का ये क्वेश्चन है, कैट मैट लेवल का ये क्वेश्चन है, हमारे लेवल का नहीं है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग सीधा n की वैल्यू रखकर उसे पुट करके वो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। बात समझ में आ गई? मतलब हमारा जो 4 वैल्यू वो सी आ गया। यदि इसमें भी यहाँ 81 था, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, मतलब 4 कभी नहीं आ सकता है, 4 कभी नहीं आ सकता। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गुणोत्तर श्रेणी में 5 संख्याओं का योग 24 है। क्या बोला है, जीपी में 5 संख्याओं का, जीपी में 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, क्या बोला है, 5 संख्याओं का योग 24 है, 24 है। और उनके व्युत्क्रम का योग, क्या व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग कितना है, व्युत्क्रम का योग 6 है, व्युत्क्रम का योग 6 है। तो जीपी के इन 5 पदों का गुणनफल, तो जीपी के इन 5 पदों का गुणनफल, 5 पदों का गुणनफल, 5 पदों का गुणनफल, जीपी के इन 5 पदों का गुणनफल बताइए, जीपी के इन 5 पदों का गुणनफल बताइए, हमें बताना। बात समझ में आ गई आप लोग जी सब बिल्कुल हमें बात समझ में। जीपी में कैसे था, अभी मैं जीपी आपको पढ़ा रहा था, उसमें टर्म्स कैसे दिए गए थे आप लोग को, सर ऐसे दिए गए थे, क्या ए था, ए आर था, ए आर स्क्वायर था, ए आर क्यूब था,
ए आर की पावर 4 था, ऐसे ए आर की पावर 5 था, फिर डॉट 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 ए आर की पावर n-1 था, ए आर की पावर n-1 ही हमारा अंतिम पद था, टी एन की वैल्यू थी। एस एन की वैल्यू क्या थी, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 था। ए जहाँ पहला पद था, आर हमारा क्या था, कॉमन रेशियो था। आर क्या था हमारा, कॉमन रेशियो था। आर क्या था, कॉमन रेशियो था। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर में बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। ध्यान दीजिए, इन्हीं का जो सम है, इन्हीं का जो सम है, इनका जो योग है, इनका जो सम है वो हमारे पास 24 दे रखा है। क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। कितना, 24। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं ए यहाँ से कॉमन मिल रहा है, ए कॉमन ले लूँ, कितना आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये हमारा ए यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोग? जी सब बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। फिर पूछा इनके व्युत्क्रम का योग, तो क्या हो जाएगा, 1/e प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar क्यूब प्लस 1/ar की पावर 4 बराबर कितना दे रखा है, योग 6 है। इनका योग 6 है। ध्यान दीजिएगा, इनका योग 6 है, तो इसमें क्या है, ए आर की पावर 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ए आर की पावर 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, आपको कहूँ जी सब बिल्कुल आ जाएगा। ए से ए कटा आर की पावर 4, फिर आर की पावर 3, फिर आर की पावर 2, फिर आर की पावर 1, फिर 1 बराबर 6। ध्यान दीजिएगा, क्या आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 3 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 1 प्लस 1 बराबर कितना दे रखा है, 24/a दे रखा है। कितना दे रखा है, 24/a दे रखा है। दे रखा है आप लोग जी सब बिल्कुल दे रखा है। मतलब इतनी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 24/a लिख सकता हूँ। तो 24/a स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा आप लोग जी सर? बिल्कुल हो जाएगा, इतने के बराबर। ठीक, बराबर सही आप लोग? हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 4 बराबर 24/6, 6 चौक 24। ठीक, 6 4 जा 24 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया। तो दोनों तरफ में यदि मैं रूट ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ए आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आप लोग का चीज से बिल्कुल आ जाएगी। फिर हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि 5 पदों का गुणनफल बताइए। इनका हमको गुणनफल बताना है। गुणनफल यदि मैं बताऊंगा, गुणनफल यदि मैं बताऊं, इनका सभी का गुणनफल, तो ध्यान दीजिएगा, गुणनफल ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4। यदि बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 4 3 7 2 9 1 10। अब 1 2 3 4 5, मतलब इनका जो मल्टी प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, ए की पावर 5 इंटू आर की पावर 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अब बताइए, आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग को जी सर बिल्कुल आएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना आया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया इतना। आप लोग जी सर बिल्कुल आ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकता हूँ इसमें, इसी में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए आर स्क्वायर की पावर 5 लिख सकता हूँ। अरे भाई आप लोग ये बताओ, अभी मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ए की पावर एम की पावर एन बराबर लिख सकता हूँ ए की पावर एम इंटू एन लिख सकता हूँ। मतलब 5 और ये 10, तो 5 दूनी 10, 5 एक नंबर 5 हो जाएगा। आप लोग जी सब बिल्कुल हो जाएगा। मतलब इसकी पावर क्या कर दूँ, 5 चढ़ा दूँ, दोनों तरफ में पावर 5 चढ़ा दूँ तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ए आर स्क्वायर की पावर 5 चढ़ा दूँ यहाँ भी, और यहाँ भी 2 की पावर 5 चढ़ा दूँ, 2 की पावर 5 यहाँ भी चढ़ा दूँ, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ए की पावर 5 इंटू आर की पावर 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोग जी सर? बिल्कुल हमें आपकी बात समझना है। 32 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोग आसानी से कर सकते हैं यदि आपको समझ में आया होगा तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया हो। आइए अगला देखते हैं।
अब अगला है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्या है एचपी। जीपी हमारा एपी खत्म हो गया, जीपी खत्म हो गया, अब हमारा आया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसे बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी, जो कि क्या होता है एपी का इनवर्स होता है, एपी का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? एपी का व्युत्क्रम होता है, एपी का व्युत्क्रम होता है। क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एपी का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? एपी का व्युत्क्रम होता है। जैसे मान लीजिए यदि एपी दिया गया है, एपी में यदि कोई चीज दी गई है 2 3, मान लीजिए 2 4 6 8 10 ऐसे दिया गया, तो वो एचपीएम कैसे होगी? आप कहोगे सर एचपीएम हो जाएगी 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 ऐसे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर में बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। आप लोगों को जी सर में बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक ठीक, देखिए एचपी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है, एचपी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ज्यादा क्वेश्चन एपी और जीपी से ही पूछा जाता है। मान लीजिए इस पे कुछ कॉन्सेप्ट है, क्या ए और बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। अब हम मीन निकालना, माध्य निकालना सीखेंगे। क्या? माध्य निकालना सीखेंगे। क्या? माध्य निकालना सीखेंगे। समांतर माध्य, अर्थमेटिकल मीन। क्या? अर्थमेटिकल मीन, जिसको बोलते हैं समांतर माध्य। क्या हो जाएगा? दोनों का सम करके, दोनों का सम करके कितने टर्म्स हैं उतने से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, हमारा एपी आ जाएगा, एम आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल मीन कितना आएगा? आप लोग कहोगे सर ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन कितना आएगा? गुणोत्तर माध्य। क्या? गुणोत्तर माध्य कितना आएगा? फिर अगला आता है हरात्मक माध्य। क्या? हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य देखिए ए था, यदि ए बी क्या है अर्थमेटिकल मीन, तो ये कितने में आएगा? 1/a। क्या आ जाएगा? 1/a प्लस 1/b आएगा। यदि मैं इसे लिखने का प्रयास करूंगा किस में हो जाएगा? ये किस में हो जाएगा? a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा इसमें, a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक ना? गलत हो रहा है। हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। फिर बटे दो भी होगा ना, बटे 2। यदि ये पलटेगा, यदि पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 2ab अपॉन ए प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा? हरात्मक माध्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हरात्मक माध्य आ जाएगा। वहीं गुणोत्तर माध्य में बात करूँ तो √a भी हमारा क्या आ जाएगा? गुणोत्तर माध्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुणोत्तर माध्य आ जाएगा हमारा √ab। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। अब हम लोग हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य में हम लोग संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। क्या? संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। यदि मैं ये कहूँ, क्या मैं लिखूँ अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, मैं क्या करूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा? a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2ab अपॉन ए प्लस। बात समझ में आ गई आप लोग? जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। ठीक, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? ए बी आ गया। कितना आ गया? ए बी आ गया। यदि मैं अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा ए बी आ रहा है। कितना आ रहा है? ए बी आ रहा है। और यदि मैं यहीं पे ए बी की जगह में क्या ले लूँ? यहीं अंडर रूट ले लूँ और अंडर रूट लेकर के इसका स्क्वायर कर दूँ, तब पर भी हमारा ए बी ही आएगा। मेरे ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ए बी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप लोग को जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
ध्यान दीजिए क्या आया, अंडर रूट ए बी क्या था हमारा, ज्योमेट्रिकल मीन था। क्या, ज्योमेट्रिकल मीन था। तो अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन बराबर क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन के बीच में संबंध हो गया। इसी पे एक प्रश्न पूछा गया है, उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसको करने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा गया, दो संख्याओं के हरात्मक माध्य गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 12 है। क्या पूछा है, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 12 हैं। कितने हैं, 10 और 12 हैं। 10 और 12 हैं। 10 और 12 हैं। तो हरात्मक गुणोत्तर माध्य बोला है ना, गुणोत्तर माध्य क्रमशः, तो समांतर माध्य याद कीजिए। क्या बताना है हमको, समांतर माध्य बताना है, क्वेश्चन। अभी हमने देखा क्या, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन बराबर क्या था, ज्योमेट्रिकल मीन का होल स्क्वायर था। हमको क्या चाहिए, अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन बराबर कितना आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन का होल स्क्वायर अपॉन हार्मोनिक मीन हो जाएगा। आप लोगों जी सर बिल्कुल हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल मीन हमारे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो 10 दहम्मा 100 बटे हार्मोनिक मीन हमारे पास कितना दे रखा है, नहीं हार्मोनिक मीन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 12 बटे 144। गुणोत्तर माध्य हमारे पास 12 है और समांतर माध्य हरात्मक माध्य हमारे पास 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। आप लोग जी से बिल्कुल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 14 तक 4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। 14.4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आज आपको जो भी पढ़ाया है, जो भी पढ़ाने का प्रयास किया है, एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैंने उसको पढ़ाने का प्रयास किया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।